अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। आज हम क्लास 3rd ईयर की बीएससी की क्लास में आयनाइजेशन एनर्जी पे टेस्ट करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है इसे समझेंगे, इसको मेजर करने की कौन सी यूनिट्स हैं और इसके कौन से फैक्टर हैं जिन पर ये डिपेंड करती है, और फिर पीरियोडिक टेबल में इसकी वेरिएशन को ग्रुप में और पीरियड में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी को समझते हैं। देखें, आयनाइजेशन एनर्जी ये कम से कम एनर्जी होती है जो किसी दूसरी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड एटम से डिटैच करने के लिए चाहिए। तो ये डेफिनेशन देखें जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन from its isolated atom at ground level to form a cation। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बनने वाला कैटायन होगा। तो इसको इट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, हम इसको बराह रास्त मेजर कर सकते हैं। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को डिटैच किया जाता है न्यूक्लियस की ग्रिप से, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और इसको IE से यानी आयनाइजेशन एनर्जी, इसको इसकी एब्रिविएशन IE है, इससे इसे डिनोट किया जाता है। तो हम इसको समझेंगे कि हमने अभी पढ़ा कि गैसियस एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड एटम होना चाहिए। तो उसकी मिसाल में हम लेते हैं कि सोडियम एक गैसियस एटम है, आयनाइजेशन इसकी अगर की जाए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो ये कैटायन बनता है और इसके नतीजे में 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी एटम को देनी पड़ती है ताकि इस इलेक्ट्रॉन को डिटैच किया जा सके। इसके अलावा अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उनको 1 बाय 1 रिमूव किया जा सकता है। इस लिहाज से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे आपके सामने ये कैल्शियम का एटम है, ये कैल्शियम गैसियस एटम गैसियस फॉर्म में है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 590 किलो जूल पर मोल। अब ये कैटायन बन गया है। अब इस मोनो पॉजिटिव चार्ज कैटायन से, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो इस पे डबल पॉजिटिव चार्ज आता है और ये गैसियस कैटायन में बदलता है। तो अब जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, जो कि 590 से डबल से भी ज्यादा है, जो है 1145 किलो जूल पर मोल। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है। इसकी वजह क्या है कि न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है जब एक कैटायन पैदा होता है। सिमिलरली अगर किसी एटम के अंदर 2 से ज्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उनको बारी बारी निकाला जा सकता है। जैसे कि एल्युमिनियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं उसके वैलेंस शेल में, तो उसकी 3 आयनाइजेशन एनर्जीज वैल्यूज होंगी। इस तरह जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है ये कम होगी सेकंड से और सेकंड कम होगी थर्ड से। अब हम पढ़ेंगे कि इसको किन यूनिट्स में मेजर किया जा सके। आयनाइजेशन एनर्जी ये या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी से कहते हैं, ये किसी भी एटम का एक फंडामेंटल ये प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल ये उसकी प्रॉपर्टी है। इसे हम किन यूनिट्स में मेजर करते हैं तो इसकी यूनिट्स हैं वोल्ट पर एटम या किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल। तो जो ऐसा यूनिट है वो है किलो जूल पर मोल और उसी में ही मैंने जितनी भी ये पीछे मिसाल दी है वो किलो जूल पर मोल में वो वैल्यूज मौजूद हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन से अवामिल हैं जिन पर आयनाइजेशन एनर्जी इन्हिसार करती है, यानी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं, यानी वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। तो सबसे पहला है फैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहले मैं भी 1 बाय 1 पढ़ूंगा फिर उनको एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 2 एटॉमिक रेडियस। नंबर 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
Number 4, shielding effect. Number 5, half and completely filled orbitals. Number 6, nature of the orbitals. और 7 है penetration of the valence electrons. सबसे पहले आते हैं कि magnitude of the effective nuclear charge. आप क्या देखेंगे, आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये एक किसी भी एटम का न्यूक्लियस है और ये इसका वैलेंस शेल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मकसूद है और ये वाला इलेक्ट्रॉन वो है जिसे हमने रिमूव करना है। जाहिर है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मौजूद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मौजूद है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हमने रिमूव करना है, ओवरकम करना है, खत्म करना है, तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी इस आइसोलेटेड एटम को। तो जितना न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा रखेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पुल बढ़ेगी और इस इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना मुश्किल हो जाएगा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी, यानी उस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस की ग्रिप से आजाद करवाना मुश्किल हो जाएगा, यानी इसकी आयोनाइजेशन मुश्किल हो जाएगी अगर न्यूक्लियस की पुल इस पे बढ़ जाएगी। और पुल बढ़ने की सूरत वही है कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। लिहाजा अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है एटम के साइज से। जितना बड़ा एटम का साइज होगा उतना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का फासला बढ़ेगा। फासला बढ़ने से न्यूक्लियस की पुल, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन का इजीली रिमूव होना पॉसिबल है। लिहाजा एटॉमिक रेडियस बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी लेस मिलेगी। और एटॉमिक रेडियस मींस साइज ऑफ एटम, एटॉमिक रेडियस मींस साइज ऑफ एटम। एटम का साइज जितना बढ़ता जाएगा उतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, जितना साइज छोटा होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज आपने पढ़ी हैं, इसको n से डिनोट करते हैं, इसको 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफिनिट, ये होल नंबर में होते हैं। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन शेल को जाता है। जितनी बड़ी n की वैल्यू होगी उतना बड़ा न्यूक्लियस, उतना बड़ा एटम का साइज होगा और इलेक्ट्रॉन उससे दूर होगा न्यूक्लियस से और उसे आयोनाइज करना आसान है। लिहाजा ग्रेटर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर smaller will be the ionization energy and smaller the value of principal quantum number greater will be the ionization energy। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जब एटम का साइज बढ़ेगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी तो एटम का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा और उसे डिटैच करना इजी हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? असल में आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जितने भी मौजूद शेल होते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से आजाद करते हैं, यानी ये एक रिपल्शन एक तरह की है इन इंटरवीनिंग शेल के दरमियान, और वो इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन की कुव्वत है वो ग्रेजुअली कम करते जा रहे हैं। लिहाजा जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन जो इनर शेल हैं, ये जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना ये इलेक्ट्रॉन शील्ड होता जाएगा। यूं समझने कि ये इसको शील्ड कर रहे हैं, यानी इसे न्यूक्लियस की पुल से आजाद कर रहे हैं, न्यूक्लियस की पुल को ग्रेजुअली डिक्रीज किया जा रहा है इन इंटरवीनिंग शेल की वजह से। लिहाजा शील्डिंग इफेक्ट जितना बढ़ता जाएगा उतना इस इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना आसान हो जाएगा और आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी, और जितना शील्डिंग इफेक्ट कम होगा उतना इसे निकालना मुश्किल है
और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। पांचवें नंबर पर है हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स रिलेटिवली मोर स्टेबल होते हैं और ऐसे एटम्स, ऐसे गैसियस एटम्स जिनके अंदर हाफ फिल्ड, जो हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हंस रूल के मुताबिक ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद है कि नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी मेन शेल के अंदर जो सब शेल होता है उसकी नेचर पर भी इसका इन्हिसार है, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर पर भी, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू चेंज होती है, इसी तरह एजीमुथल क्वांटम नंबर भी आयनाइजेशन वैल्यू पर असरअंदाज हो सकता है। यानी सबसे ज्यादा जो सब शेल एस सब शेल है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है और हर तरफ से वो न्यूक्लियस की पुल को इक्वली फील करता है। लिहाजा एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा जो है वो टाइटली बाउंड होता है इलेक्ट्रॉन अगर एस में है। उसके बाद तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? एस की। एस सब शेल की फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन सबसे कम एनर्जी है एस की, उससे ज्यादा पी, फिर डी और फिर एफ। इसका मतलब है कि अगर गिवन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के लिए जो सब शेल एस है उसकी जो न्यूक्लियस के साथ ग्रिप है वो सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा टाइट इलेक्ट्रॉन उसमें है एस में, उसके बाद पी में, डी में और एफ में। इसका मतलब है एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, उससे ज्यादा आसान पी में और फिर डी में और एफ में सबसे आसान। पेनिट्रेशन ऑफ द वेनस इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल वही बात है कि अगर एस में इलेक्ट्रॉन है तो वो डीपली पेनिट्रेटेड है, वो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा टाइटली बाउंड है, इसलिए जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है क्योंकि उनकी एनर्जी लेस है। उसके बाद पेनिट्रेशन इससे कम पेनिट्रेशन डी की है, फिर डी की और फिर एफ की। लो जी, अब हम पढ़ेंगे ये हमने फैक्टर्स और उनको हमने वन बाय वन पहले हमने उनको पढ़ा और फिर उनको मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम चलते हैं इसका पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड change of ionization energy in the periodic table periodic table के अंदर ये कैसे चेंज होती है। periodic table के अंदर एलिमेंट्स को हम ग्रुप्स में और पीरियड्स में अलग-अलग ट्रीट करेंगे। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स की मिसाल दूंगा, उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये फर्स्ट ए अल्कली मेटल का ग्रुप है और इसमें सबसे छोटा साइज जो है वो लिथियम का है। और ग्रेजुअली जब आप एक ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है। और अभी हमने पढ़ा था कि जितना साइज बढ़ेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा। लिहाजा जब आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी टॉप टू बॉटम। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तो साइज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है और एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती है। ये तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को कम करते हैं। लिहाजा हम जनरल ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, लेकिन मैं जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ कि जनरली आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि साइज बढ़ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज बढ़ रही हैं और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है और एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। और इस तरह हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि पीरियोडिक टेबल में जनरली हम देखते हैं कि जो एक फैमिली होती है, एक ग्रुप होता है, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज ग्रेजुअली डिक्रीज करती हैं जनरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की ट्रेंड इन ए पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल
यानी आई मीन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट करते हैं तो इसकी क्या ट्रेंड इसका सेट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको सेकंड पीरियड की मिसाल देता हूं, उसमें है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। ये हमारा सेकंड पीरियड यहां खत्म हो जाता है। अब आप देखें कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, जिससे शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि पीरियड के अंदर शेल सेम रहता है, लिहाजा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम, शील्डिंग इफेक्ट सेम, और एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। उसकी वजह क्या है कि न्यूक्लियस पे चार्ज ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। अभी हमने कहा था कि एटॉमिक रेडियस कम हो तो एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हर स्टेप पे एक प्रोटॉन में इजाफा हो रहा है, जिससे ग्रेजुअल न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो ग्रेजुअली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कांस्टेंट है। ये तमाम जितने भी फैक्टर्स हैं ये इस बात की जो ये हमें एक एविडेंस है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। इस लिहाज से इस पीरियड में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की है और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नियान की है। इस इट मींस के नियान में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है। तो आज का ये लेक्चर आपको उम्मीद है समझ आया होगा, और इस लेक्चर में हमने पढ़ा है आयोनाइजेशन एनर्जी, डेफिनेशन बुनियादी, फिर उसके यूनिट्स और फैक्टर्स, और फिर पीरियोडिक टेबल के अंदर उसकी वेरिएशन ग्रुप में और पीरियड में। इसके साथ ही ये हमारी आज की नशिस्त खत्म होती है। इंशाअल्लाह ताला फिर